हेलो वेलकम इन हिंदी मीडियम एकेडमी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न। और जैसे जैसे हम इन प्रश्नों को देखेंगे साथ साथ में आपको उनसे जुड़ी अन्य बातें भी बताता रहूँगा, ताकि अगर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे पाओ। साथ ही साथ जो ये चैप्टर है इसमें कुछ वैज्ञानिकों का जिक्र है और उनकी खोज जो है उसका भी जिक्र है। तो वैज्ञानिकों और उनकी खोज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो इस चैप्टर में है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मतलब कि बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो होगी, इसको आप सिर्फ एमसीक्यू या फिर सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो मत समझो, साथ ही साथ आपको बहुत सी जानकारी भी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है @हिंदी मीडियम। यहाँ से आप हिंदी मीडियम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है हिंदी मीडियम अकेडमी। और अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है hindimediumacademy.com। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं। हमारे जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं इंग्लिश मीडियम के लिए वो हैं AK स्टडी और डियर साइंस। AK स्टडी पे आपको इंग्लिश मीडियम में मैथ्स मिल जाएगी और डियर साइंस पे आपको इंग्लिश मीडियम में साइंस मिल जाएगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 जो है इसमें बोला गया है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए उष्णता, ऑप्शन बी पसीना, ऑप्शन सी ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और ऑप्शन डी माढ़ने के कारण। आपको जो भी उत्तर सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है ए सही है तो आप लिखो 1A, अगर आपको लगता है बी सही है तो आप लिखो 1B, और अगर आपको लगता है सी सही है तो आप लिखो 1C, अगर आपको लगता है डी सही है तो आप लिखो 1D। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। देखो जैसे कि हम आटा या मैदा गूंदते हैं जिससे हमें ब्रेड या इडली बनानी है, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद फूल जाता है। इस फूले हुए मैदे से जाहिर सी बात है जब हम ब्रेड या इडली बनाएंगे तो वो भी फूल ही रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये फूल क्यों रहा है, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। तो सिंपल सी बात है, जब हम आटा या मैदा जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं और ईस्ट का पाउडर डालते हैं। ठीक है, इसी ईस्ट के पाउडर डालने से वो फूला हुआ दिखता है। ठीक है, तो उत्तर तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर उत्तर क्या है, सी ऑप्शन, यानी कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, क्योंकि ईस्ट पाउडर में जो था ईस्ट था वो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से वो फूल क्यों रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप समझ लो। देखो जो ईस्ट है ये एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, जब हमने ईस्ट पाउडर डाला, पानी डाला और उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया उस मैदे को, तो हुआ क्या, जो ईस्ट होते हैं ये जनन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, मतलब इनकी कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, तो ये श्वसन भी करेंगे। तो ये श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ये छोड़ रहे हैं ये बुलबुले बना देती है उस मैदे में। ठीक है, और जिसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है या फिर वो फूल जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर सी क्यों है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब आगे चलते हैं और दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखो जो प्रश्न 2 है इसमें बोला गया, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, इनमें से कौन सा है। आपको फिर से उत्तर में बताना है, अगर आपको लगता है A B C या D उस हिसाब से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो, वीडियो रोको और फिर अपना उत्तर दो। ठीक, चलिए अब उत्तर देख लेते हैं। इसका क्या हैगा, उत्तर है टाइफाइड। ठीक है, आप जानते हैं कि जो टाइफाइड है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। अब देखो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे उससे रिलेटेड बाकी की जो बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है ना, इससे आपकी नॉलेज थोड़ा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या है, देखो यहाँ से हमें इस प्रश्न से सीखने को मिलता है कि यहाँ पर हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है, कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए देखो आपके एनसीईआरटी में जो ये लाइनें लिखी गई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जुकाम, इन्फ्लुएंजा फ्लू, ठीक है, एवं अधिकतर खांसी
विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा फ्लू और ज़्यादातर जो खांसी होती है हमें वो विषाणु के कारण होती है। इसी तरह से पोलियो, खसरा भी विषाणु के कारण होते हैं, यानी कि वायरस के कारण। ठीक है ना, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोला जाता है। तो जो ये रोग हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सब किसके कारण हो रहे हैं? ये सब विषाणु के कारण हो रहे हैं। इसी तरह से एक बीमारी है अतिसार और एक बीमारी है मलेरिया। तो अतिसार और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के का द्वारा होते हैं। ठीक है, और जो टाइफाइड है और क्षय रोग है, यानी कि टीबी बोलते हैं जिसको, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको कितनी सारी नॉलेज मिली। ठीक है, एक क्वेश्चन से हमने ये सीख लिया कि और क्या क्या पूछा जा सकता है जो इस जैसा ही प्रश्न होगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, आप याद कर लेना, कहीं पे नोट्स बना के लिख लेना। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी विषाणु के द्वारा, पोलियो, खसरा भी विषाणु के द्वारा, अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के द्वारा। अब अगर यही चीज़ आप थोड़ा और डिटेल में करना चाहते हैं तो देखो, ये जो टेबल दी गई है, सारणी दी गई है ना 2.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे रोग दिए गए हैं, मानव रोग, ये सारे रोग हैं। और यहाँ पे रोग के कारक है, मतलब कौन सा कारक है, कौन सा सूक्ष्मजीव उस रोग को फैलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जैसे क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है, खसरा वायरस के द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, हैजा जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो कोई सा भी प्रश्न पूछ लें, आप आराम से उसका उत्तर दे पाओगे। ये तो थे भाई जो मनुष्य में होते हैं रोग या जानवरों में होते हैं रोग। अब पौधों की बात कर लेते हैं। ठीक है, नींबू कैंकर एक बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा होती है। गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा होती है, इसमें गेहूं के पत्ते पे ऐसे पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, भिंडी की पीत वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके एग्ज़ाम में, पेपरों में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जो प्रश्न 3 है, इसमें क्या बोला गया है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो क्या आंसर है? पहला ऑप्शन है बेसिलस, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है लैक्टोबेसिलस और चौथा है माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ये माइक्रो है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम। तो क्या ऑप्शन सही है इसका? ठीक है, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन सही होगा इसका। इसका ऑप्शन सी सही है, लैक्टोबेसिलस। ठीक है, लैक्टोबेसिलस नाम का एक सूक्ष्मजीव है ये। ठीक है, एक जीवाणु होता है जो कि दूध को दही में बदलता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। अब देखो जो प्रश्न 4 है, इसमें बोला गया मलेरिया परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है मादा एडीज मच्छर, बी है घरेलू मक्खी, सी मादा एनाफ्लीज मच्छर, डी कॉकरोच। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। वाहक का मतलब देखो, जो मलेरिया का परजीवी होता है उसका नाम तो होता है प्लाज्मोडियम, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक जो पहुंचाएगा उसको हम इसका वाहक बोलेंगे। तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ठीक है, उसके डंक में ये मलेरिया का परजीवी मौजूद होता है। ठीक है, तो जब वो हमें काटता है तो उसके डंक के थ्रू वो हमारे खून में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया नाम की बीमारी होती है। थोड़ा और अगर आप समझना चाहो तो देखो, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का परजीवी है, इसका ये वाहक होती है। ठीक है, क्योंकि जब हमें काटेगी उसके डंक में ये मौजूद होगा तो हमारे खून तक आ जाएगा। अब इससे जुड़ा और क्या पूछा जा सकता है? देखो, जैसे कि यहाँ पर मलेरिया के बारे में है, ऐसे डेंगू के बारे में पूछा सकता है, तो आपको वो भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर डेंगू की बात की जाए तो जो मादा एडीज मच्छर होती है, ये डेंगू के वायरस का वाहक है। ठीक है, मतलब कि जो मलेरिया है इसके परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। लेकिन अगर डेंगू के वायरस की बात की जाए तो उसका वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये रहा। ठीक है, प्रश्न 5, डेंगू परजीवी का वाहक। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर पता होगा, मादा एडीज मच्छर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मलेरिया के परजीवी की बात होती तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, अगर डेंगू के परजीवी के वाहक की बात होती है तो मादा एडीज मच्छर। ठीक है, दोनों के वाहक अलग अलग हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है?
पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। इनमें से क्या चीज़ की जाती है? पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है पाश्चुरीकरण, तीसरा है भंडारण और चौथा है नाइट्रोजन स्थितीकरण। ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपको पता होगा, पाश्चुरीकरण। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? पाश्चुरीकरण। अब क्वेश्चन आता है पाश्चुरीकरण क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, पाश्चुरीकरण क्या होता है? जब हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण। और इसकी खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। मतलब दूध को, ठीक है, 15 से 30 सेकंड के लिए एकदम से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और फिर एकाएक उसे ठंडा कर दिया। ऐसा करने से जो उसमें सूक्ष्म जीव मौजूद हैं उनकी वृद्धि रुक जाएगी और दूध ज़्यादा टाइम तक खराब नहीं होगा, मतलब सही बना रहेगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। और इसकी खोज किसने की थी ये भी आपको याद रखना है, लुई पाश्चर ने। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, इसमें बोला गया निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी ईस्ट। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रतिजैविक क्या होते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ना पता हो कि प्रतिजैविक क्या है, तो इसको भी ज़रा सीख लेते हैं। देखो, प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक वो औषधियाँ होती हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। मतलब कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो मार डालें यानी नष्ट कर दें बिल्कुल, या फिर उनकी वृद्धि को रोक दें, हम उनको बोलते हैं प्रतिजैविक, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। हिंदी में प्रतिजैविक और इंग्लिश में एंटीबायोटिक। ठीक है, और इनका स्रोत सूक्ष्म जीव ही होते हैं, मतलब उन्हीं से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये सब प्रतिजैविक हैं। ठीक है ना, पेनिसिलिन। तो जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन है, ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है ये क्या है, एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन तीनों में से एक ये रहा। ठीक है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे, ये एक प्रतिजैविक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, प्रतिजैविक मतलब वो औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर दें या फिर उनकी वृद्धि को रोक दें, उनको हम बोलते हैं प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अल्कोहल। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे बोला गया संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य रोग वाहक है। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन डी मकड़ी। अब क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि संचरणीय रोग होते क्या हैं। ठीक है, जब ये पता होगा तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। तो पहले ये सीख लेते हैं कि संचरणीय रोग क्या होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उनको हम संचरणीय रोग कहते हैं या फिर वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसके आसपास दूसरा व्यक्ति है, तो हो सकता है हवा से या पानी से या भोजन से या फिर उसकी बॉडी या शरीर टच हो जाए उससे। ठीक है, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वो रोग ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो ऐसे रोग जो फैल सकते हैं हवा से, पानी से, भोजन से, ठीक है, संपर्क से यानी टच हो जाए बॉडी, तो उनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, हैज़ा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, ठीक है, क्षय रोग, ये सब क्या हैं? ये सब संचरणीय रोग हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा संचरणीय रोग का क्या मतलब है। अब सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है इनको, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी है ये संचरणीय रोगों के फैलने का सबसे मुख्य वाहक है, क्योंकि ये अलग अलग जगह जाके बैठती है। ठीक है, और इसी वजह से
जो वो गंदगी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 में बोला गया है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन स्थितीकरण, ऑप्शन बी मोल्डिंग, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी संक्रमण। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या है? किण्वन। ठीक, किण्वन जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। कब की थी? 1857 में। आपको ये याद रखना है। इंग्लिश में किण्वन को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो किण्वन बोलो या फर्मेंटेशन बोलो, इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। कब की थी? 1857 में की थी। आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात भी समझ में आती है कि हमें एक बार ये भी सीख लेना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से वैज्ञानिक और उनकी क्या क्या खोजें दी गई हैं, क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने अगली हेडिंग दी है कुछ महत्वपूर्ण खोज। इसको करने के बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमने देखा था कि लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि भाई लुई पाश्चर ने पाश्चरीकरण की भी खोज की थी। ठीक है, तो इनकी दो खोजों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, पाश्चरीकरण और किण्वन। ठीक है, दोनों की खोज किसने की है? लुई पाश्चर ने। ठीक, इसके अलावा आगे देखते हैं। आपको याद रखना है रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। ठीक है, तो बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है रॉबर्ट कोच ने। कब की थी? 1876 में। जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक का ये जीवाणु है, ये कौन सा रोग फैलाता है? ये एंथ्रेक्स नाम का रोग फैलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीके की खोज की थी। यानी चेचक के टीके की खोज किसने की थी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको टिक लगाना है एडवर्ड जेनर पे। कब की थी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको टिक लगाना है 1798 में। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ कि भाई सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इन्होंने फफूंद से पेंसिलिन बनाई थी। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? देखो इंटरनेट पे कहीं कहीं लिखा हुआ है 1928 और हमारी किताब में लिखा है 1929। तो सही ऑप्शन तो वैसे 1928 है, ज़्यादातर जगह यही लिखा हुआ है, बट हमारी किताब में कितना दिया गया? 1929। ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, आप खुद की रिसर्च कर लेना नेट पे कि क्या सही है। जो मैंने रिसर्च की उसमें यही है कि किताब में तो 1929 लिखा गया है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन बाकी जगह इंटरनेट पे 1928 है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी के ऊपर क्वेश्चन है जो हमने पीछे भी पढ़ा। क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पेंसिलिन, अभी भी हम देख के आए हैं पीछे। ठीक है, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थितीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। ऑप्शन ए राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, ऑप्शन बी लैक्टोबेसिलस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी ईस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइजोबियम है ये भी नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है और जो नीले हरे शैवाल हैं ये भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक, तो यार इस वीडियो में इतना ही। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये सब लिंक्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।